हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि जीवन में कितना संघर्ष होता है और हमें किसी भी परिस्थिति से हारना नहीं है बल्कि डटकर सामना करना है। इसी को जीवन कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या देखते हो? आप सोचते होंगे क्यों ऐसी हूँ मैं नीरस, बुझी बुझी। भाई होती होगी जिंदगी आसान कुछ खुशनसीब इंसानों के लिए। जिंदगी के सताए हुए मैं शामिल हूँ साहिब। यहाँ तो दिल के दुर्ग भी कोई मोह नहीं, जिंदा ही नहीं। एक अबला बिना किसी ख्वाहिश की मोहताज, जिसकी ख्वाहिश गाह बंजर धरासी। ना सपने पलते हैं ना कोई आस। जिंदगी से, इंसानों से, अपनों से, दर्द से, गम से सताई गई। बिना कोई हसरत या उमंग के जीती जागती सांसें चलने भर से जिंदा कहलाती एक लाश हूँ। हाँ, भूल गई है जिंदगी मुझे, पैदा तो किया पर लकीरें लिखना भूल गई। साधारण माँ बाप की 4 संतानों में दूसरी मैं एकदम सादगी में पली बड़ी। क्या पली, बस ठोकरें खाते सिर्फ बड़ी हुई। क्या खेलना क्या खाना कुछ नहीं देखा मैंने। बस जब से हाथ पैर नन्हे से थोड़े बड़े हुए घर के काम थमा दिए गए। एक स्कर्ट थी ब्लू रंग की, बस ऊपर शर्ट बदलते थे। कभी बड़े भाई के कभी पापा के। हर साल सूखा पड़ता था, पानी भरकर लाती थी। 3 मील चलकर ना कोई दुख था, बस हालात ही तंग थे। पापा थे तो सरकारी नौकरी पर 6 लोगों का गुजारा कोई सहज बात नहीं थी। सरकारी स्कूल में पढ़ाई की, पर समय कहाँ था पढ़ाई का। रात होते घर के काम से थक जाते और सो जाते थे। देखो, आप कहोगे कि यही तो जिंदगी है, बहुतों के साथ होता है। पर ना, पूरी जिंदगी तो बदकिस्मती साथ नहीं रहती ना। जिंदगी को रहम भी आता है तो 1 दशक अच्छा भी बीतता है। मेरे जैसे करम जली बहुत कम होते होंगे। ना नहीं जताती किसी को अपने दर्द की खराट। आज जवाब जो दे दिया मेरी सहन शक्ति ने। हाँ, तो जब 9वीं क्लास में जैसे तैसे पास हुई तो पापा की ट्रांसफर एक ऐसी जगह हो गई जहाँ जवान लड़कियों का रहना मुश्किल था, तो मुझे भेज दिया नाना के घर पढ़ाई करने। क्या बताऊं कैसे बीते वो दिन। उस जमाने में माँ बेटी की डिलीवरी साथ होती थी। 2 मौसी मेरी ही उम्र की और 2 मामा। वहाँ पर भी झमेला और काम का बोझ। क्या पड़ती नानी की तानाशाही, मौसी की दादागिरी। बस चुपके से रो लेती थी। रात के अंधेरे में एक तकिया साथी गीला करती थी। कुछ दिन सुख के देखे, हाँ कोपले फूटी थी दिल में किसी के लिए पहले प्यार की। पर कहते हैं न बदकिस्मत को सूखी रोटी भी नसीब कहाँ। बस बड़े मामा को पता चल गया और मुरझा गया पौधा खिलने से पहले ही। कहाँ मंजूर किस्मत को कि कोई फूल खिले मेरी राहों में। जैसे तैसे 10वीं पास की और आगे पढ़ना भी चाहती थी, पर क्या करूं साहब। यहाँ तो एक मैं लड़की जात और ऊपर से जो बड़ा भाई खुद को पढ़ने में डम्म था, उसने फरमान जारी कर दिया कि अगर ये कॉलेज जाएगी तो मैं नहीं जाऊंगा। लड़कियों का कॉलेज जाना ठीक नहीं, इसे घर बैठे और जो कुछ करना है करे। सिसक कर सहम कर रह गई। किसी ने भी तो साथ ना दिया मेरा। पापा की ट्रांसफर होती रहती थी तो माँ हमेशा पापा के साथ रहती। हम चारों भाई बहन की जिम्मेदारी मेरे ऊपर रहती। पैसों की तंगी के साथ घर का काम का बोझ। मानसिक तौर पर हार जाती थी, मानो जीती नहीं थी, बस कट रही थी। सोचती रहती कि शायद किसी अच्छे घर में शादी होगी तो दिन बदलेंगे, पर खुशियों की लकीरें भी तो होनी चाहिए हाथों में। पहला ही रिश्ता आया, लड़का मेरे से उम्र में 9 साल बड़ा, दिखने में भी साधारण सा, घर भी सामान्य। बस एक बात सकारात्मक देखी घर वालों ने, वो थी उसकी सरकारी नौकरी। पर वो भी कोई बड़ी पोस्ट पर नहीं था, बस PWD में क्लर्क था। मैं उम्र में कच्ची और कल्पनाओं में बसे राजकुमार का इंतजार करना चाहती थी। सच कहूँ मुझे नहीं पसंद था लड़का, पर कहते हैं ना जोड़े ऊपर से बनकर आते हैं। माँ बाप जल्दी से एक जिम्मेदारी से पलना झाड़ना चाहते थे। कैसी व कैसी बातों से आखिर हाँ कहलवाकर अनमने मन से सगाई कर दी। लड़का स्वभाव से अच्छा था और मैं दिखने में उससे सुंदर थी, तो प्यार भी करता था। तो धीरे धीरे मैं स्वीकार करती रही। आज सोच रहे होंगे मेरी बदकिस्मती का अंत आ गया। हाँ, गलत। बदकिस्मती अब शुरू होती है साहिब। सिंपल तरीके से शादी संपन्न हुई। जमाना तो बदल गया था, पर कुछ लोगों की सोच नहीं। हाँ, मैं सहज 19 साल की, क्या ससुराल क्या मायका, फर्क ही नहीं पता था। शादी के बाद के कानून से
अंजा, मुझे घूंघट निकालने को कहा गया। मैं सहम गई। नहीं आता था, मुझे 2 बार गिर गई। पर मेरा जेठ तो इतना कट्टर था इस मामले में कि मैं कभी भूल जाती घूंघट डालना तो वो किसी कपड़े से मुंह ढक लेते और 2 बातें सुनाते, वो अलग से। पति से भी क्या शिकायत करती, पर उनकी एक बात बहुत अच्छी थी, ना वो मुझे कुछ कहते ना घर वालों से। एक बात से मैं खुश थी कि मेरे पति की नौकरी अहमदाबाद जैसे बड़े शहर में थी। हम दोनों को वहीं रहना था, सबसे दूर। पर ना इतना भी खुश ना हुई, ये 2 ननद भी थीं। ऊपर वाले ने एक शूर्पणखा तो दूसरी मंथरा थी। दोनों बड़ी अपने ससुराल में, पर कुछ लोगों के स्वभाव में होता है ना, जीने नहीं दूंगी। तू हमसे ज्यादा खुश कैसे रह सकती? बस कोई ना कोई बहाने से आती रहती और किसी ना किसी बात पर झगड़ा करके रुलाना उनका पेशा बन गया था। मैं खरगोश की तरह थरथराती। ऐसे में मेरी तबीयत खराब रहने लगी। छोटी छोटी गांठें गर्दन पर दिखाई दी। एक तो उस जमाने में पगार कोई इतनी बड़ी नहीं थी। बड़ा शहर 2 लोगों की मुश्किल से कटती थी। ऐसे में बीमारी, मेरी माँ को चिंता रहती थी कि कभी थोड़ी मदद मिल जाती। हर साल मसाले, अचार, पापड़ भेज देती। जब मायके जाती तो 5-10 रुपए सबसे छुपाकर हाथ पर रख देती थीं। बस अस्पताल के खर्चे जितना तो वो किसी नहीं दे पाती थी। डॉक्टर को दिखाया, सब टेस्ट हुए तो टीबी की गांठ बताया। हम दोनों सहम गए, पर मुझे फक्र है मेरे पति पर कि उन्होंने अच्छे से अस्पताल में मेरी ट्रीटमेंट करवाई और मेरे साथ खड़े रहे। ऑपरेशन हुए लगभग 7 महीने हुए और कुछ सालों में 2 बच्चे भी हुए। उस जमाने में क्लर्क की कुछ खास पगार ना थी। अहमदाबाद जैसा शहर, 2 बच्चों की परवरिश, ऊपर से मेरी बीमारी के खर्चे और सास ससुर भी साथ रहने आ गए। सही कसौटी अब थी सच में। अगर बच्चों का ख्याल ना होता तो पता नहीं कौन सा कदम उठा लेती। बहुत सारे बुरे ख्याल बार बार आते, पर ना कुछ करने की हिम्मत थी, ना जिंदगी जीने की कोई खुशी। या बजाय बस रो रही है। पति को साथ देने के लिए कुछ काम करने का सोचा, पर ज्यादा पड़ी भी नहीं थी कि कहीं काम मांगने जाते। घर बैठे जितना हो सका किया। हर सीजन की चीजें बेची, मसाला, पापड़, अचार, छोटे बच्चों को संभालने, बेबी सीटिंग भी किया। शरीर साथ नहीं देता था, पर फिर भी किया ताकि बच्चों की हर ख्वाहिशें पूरी कर सकूं। सास नरम स्वभाव की थी, पर ससुर जी को जो हुक्मी के आगे थर थर कांपती। मैं ऊपर से 2 ननद की टॉर्चर, जिंदगी जहन्नम लगती थी कभी। जेठ जेठानी ने सब कुछ अपने नाम करवा कर सास ससुर को भेज दिया था, फिर भी मेरे संस्कार ने मुझे गलत करने नहीं दिया। दोनों की सेवा की, जितना बन पड़ा किया। वो तो दोनों बारी बारी चल बसे। अब बच्चे बड़े हो गए थे। बेटा 12वीं में आया। ट्यूशन के लिए पैसे कहाँ से लाती? भारी मन से बेटे को एक दुकान पे काम करने भेजा न पड़ा। बेचारा काम भी करता और पढ़ता भी। सच मानो तंग हाथ ने बच्चों की करियर खत्म कर दी। जैसे तैसे बीकॉम हुआ और प्राइवेट कंपनी में काम पर लग गया। इतने में पतिदेव का रिटायरमेंट का वक्त हो पीएफ के मिले, उसमें से एक छोटा सा घर लिया और बाकी दोनों बच्चों की शादी में लगा दिया। मामूली रकम बची जिसकी एफडी करवा ली ताकि बुरे वक्त में काम आ सके। ऊपर वाले की दुआ और कुछ अच्छे कर्म होंगे कि बेटे की बहू बहुत सयानी और सुलझी हुई मिली। घर की परिस्थिति को समझकर चलने वाली और सेवा भाभी भी। बेटी भी ससुराल में खुश है। मैं इनको बार बार बुलाती हूँ कि मुझे हरिद्वार ले चलो, बहुत मन है गंगा नहाने का। मैं जानती हूँ तंग हाथ के चलते हर बार बहाना बनाते टाल जाते हैं। खैर तन को नसीब ना सही गंगा, बस हड्डियों को ये सुख मिल जाए, बस यही एक इच्छा किए जा रही ही। लगता था अब अच्छी गुजरेगी बाकी की जिंदगी, पर किस्मत को मेरी खुशियाँ कभी रास ना आई। कभी कभी सोचती हूँ अगर जिंदगी ऐसी ही है तो ये जिंदगी ही क्यों है। जिंदगी खुद तो जन्म दे के भूल ही गई, कभी खबर लेने ना आई। पर हाँ, हर कुछ दिन बाद जख्मों को मेरा पता देना कभी नहीं भूली। खुशियों तो जाने दो, सुकून की भी दुश्मन रही। दिमागी कसरत के से थककर जिस्म खोखला होता चला। शुगर जैसी बीमारी ने घेर लिया मुझे। कभी चक्कर तो कभी बदन दर्द। वजन कम होता चला। कमजोरी में खुद को कितना कुछ झेल रही थी कि ऊपर से पतिदेव को डिप्रेशन के इतनी हद तक हमले आने लगे कि साइकियाट्रिस्ट का सहारा लेना पड़ा। फिर भी वो निकलने की बजाय खूबते
चले गए। इनकी हरकतों को पागलपन कहूँ कि बीमारी समझो, दवाइयों के आदि बनते गए। कितना समझाऊं, कोई फायदा नहीं। अस्पताल और दवाइयों के चक्कर में जो बचत होती थी वो भी कम पड़ जाती। कहाँ जाऊं, किससे कहूँ, क्या करूं। बेटा भी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। इसकी पेंशन और बेटे की कमाई जोड़कर बस घर चलता है, पर ये आए दिन अस्पताल के खर्चे कमर तोड़ देते हैं। बस कट ही रही थी जिंदगी की। एक दिन मेरे पति को मेजर हार्ट अटैक आया, पैरों तले से जमीन खिसक गई। मेरी बस एक सहारा था तो वो मेरी छोटी बहन कहूँ, माँ कहूँ या सब कुछ कहूँ, एक वो ही थी बहन। जीजा का बड़ा सहारा रहा। आधी रात को इन्होंने अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने बोला एंजियोग्राफ करके बैलून बैठाना पड़ेगा, 2 लाख का खर्चा होगा। मेरा दिल भी बैठता जा रहा था। जीजा ने बोला इस वक्त मैं बैठा हूँ, पहले डॉक्टर को बोलो इलाज चालू करते, बाद में देखा जाएगा। ये तो ठीक हो गए, पर जो मौड़ी थी पास में वो पाँव भर रही गई। एक छोटा बीमा कराया था सो कुछ राहत मिली, पर ऊपर वाले से एक विनती जरूर करूंगी कि जन्म दे तो पैसों की चुटकी भर लकीर भी लिख दे। पग पग पर पैसों के लिए मोहताज इंसान को तोड़ देता है। हालात बदतर होते जा रहे थे। इनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती चली। दिमाग में खून के गट्टे जमने लगे तो चक्कर खाते बेहोश हो जाते। स्पेशलिस्ट ने इलाज करवाया, कुछ दिन ठीक रहा। एक दिन हमारी शादी की सालगिरह थी तो मैं खुश थी कि ये भी अभिनय कर रहे थे। खुश होने का सोच रहे थे शाम को मंदिर दर्शन करने जाएंगे, पर शाम होते ही इनकी तबीयत बिगड़ने लगी। जल्दी से अस्पताल पहुंचे, पर अस्पताल पहुंचते ही इनकी बॉडी के सारे पार्ट्स में काम करना बंद कर दिया। हार्ट भी सांसें छोड़ रहा था। डॉक्टर्स भी घबरा गए। कितनी इंजेक्शन लगाए, सीने पर हाथ दबाते रहे। मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था। पास ही मंदिर था, बस भगवान के चरणों में लेटकर चिल्लाती रही कि आज तो इनकी जान बख्श दे। शादी की सालगिरह के दिन ही क्यों सुहागिन को विधवा करने पे तुले हो। क्या रह जाएगी मेरी जिंदगी इनके बगैर। मन कर रहा था कहीं से जलजले का मंडर आए और मुझे बहाकर ले जाए। खाक हो जाऊं मैं इस वेदना से, इस पीड़ा से मुक्ति पालूं। मंदिर की चौखट पे सर पटक रही थी कि बेटे ने आकर कहा माँ पापा को होश आ गया है। हृदय में धड़कन सुनाई दे रही है। डॉक्टर ने बुलाया। आज पहली बार एहसास हुआ कि मंदिरों में सिर्फ पत्थर ही नहीं बल्कि कोई शक्ति भी बसती है जो रूह से निकलती अंतर्नाद सुनती भी है। 10 दिन तक अस्पताल में रहे। कितने सारे टेस्ट हुए, जान पहचान वालों से कितनी जगह पर मदद के लिए हाथ फैलाए। मंदिर तक मैं ट्रस्टियों से बात की। इधर अस्पताल का बिल भी बढ़ता जा रहा था। अंत में डॉक्टर ने बोला इनकी दोनों किडनी फेल हो चुकी हैं, डायलिसिस पर ले जाना पड़ेगा। एक और ये पहाड़ टूटना बाकी था। बिना पैसों के इतना बड़ा इलाज कैसे होगा। भला हो इस सरकार का जिन्होंने महाकार्ड जैसी सुविधा दी है। मिनिमम इनकम वालों को ईश्वर ने इसी समय के लिए सद्बुद्धि दी होगी जो कुछ महीने पहले ही ये कार्ड निकलवाया था और डायलिसिस इसमें फ्री होता है। बस अभी तो इतना निजात मिला है, पर हद दूसरे दिन अस्पताल के धक्के और खून चूसने वाले दलालों से भी बदतर अस्पतालों की पैसों के लिए लालसा देखकर हार गई हूँ। मेरा दिल जानता है कैसे निपटी हूँ हर हालातों से। आगे का पता नहीं और कितने घाव झेलने हैं, पर अब निखर गई हूँ कोहिनूर हीरे से। जिंदगी के थपेड़ों से टंगन के तराश दिया है। अब हर जख्म के लिए दरवाज़ा खुला है। जब हर हाल में जीना ही है तो डर कैसा। कोई समस्या से इंसान लड़ सकता है, पर आर्थिक, शारीरिक, मानसिक तीनों मैदान में निहत्ता कैसे लड़े। ऊपर वाले से विनती है किसी इंसान का इतना भी इम्तिहान ना ले कि टूटने के बाद खड़ा ही ना हो पाए। जन्म दे तो हाथ में एक हल्की लकीर तकदीर वाली भी लिख दे, वरना नहीं चाहिए जन्म कोई। अगर जिंदगी का नाम दर्द है तो इसलिए घर में सबको बोलती हूँ कि मेरी अस्थियाँ गंगा में बहा देना ताकि मोक्ष पा लूँ हर दर्द से। तो दोस्तों, ये जीवन में संघर्ष से भरी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।